इज़्ज़त जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी किस तरह गुजरात हुकूमत के वज़ीर ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस का गोडसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? तो नाज़रीन गिरामी सत्यपाल मलिक ने किसानों से अपील की है कि वो अपनी पार्टी बनाएं और अपनी हुकूमत भी। तो वहीं पर नरेश टिकैत ने कहा है कि अगर काउंटिंग में धांधली हुई तो फिर हालात ख़राब होंगे। तो वहीं पर आज़म खान को एक और केस में ज़मानत मिली है लेकिन रिहाई नहीं हो सकती है। रवीश कुमार का ब्लॉग ईवीएम को लेकर के आया है, उसकी भी तफसीलात में रखने की कोशिश करूँगा। तो क्या सऊदी अरब वाकई में अमेरिका को इग्नोर कर रहा है? क्यों उसके फ़ोन का जवाब नहीं दिया यूएई और सऊदी अरब ने? तो एर्दोगान ने क्या बयान जारी किया है? जापान ने क्या यूक्रेन को इमदाद भेजा है? और फिर जो है बहुत सारी ख़बरें हैं जो आपके सामने रखना। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं। गुजरात के वज़ीर प्रणेश मोदी ने मंगल को असम्बली में कहा भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे से कोई लेने देना नहीं है। वज़ीर का यह बयान अपोजिशन कांग्रेस के उस इल्ज़ाम के पस मंज़र में आया है नाज़रीन गिरामी कि हुक्मरान बीजेपी गोडसे के बारे में नर्म रवैया रखती है। इससे पहले ऐवान में कांग्रेस के सीनियर एमएलए पंजाब वंश और शैलेश परमार ने कई इशूज़ पर बीजेपी की नुक्ताचीनी की थी और कुछ हालिया वाक़यात का हवाला देते हुए दावा किया कि ये वाक़यात बीजेपी के दौरे हुकूमत में गुजरात में महात्मा गांधी के कातिल को दी जाने वाली अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कांग्रेस ने जिन वाक़यात का जिक्र किया उनमें से एक वाक़या में वलसाड ज़िले के तकरीरी मुकाबले में गोडसे को हीरे के तौर पर पेश किया गया था और दूसरा जामनगर में उनके मुजस्समे की तनसीब का था। मंगल को ऐवान की कार्रवाई के इब्तिदाई हिस्से में पहला हवाला ऊना हल्के से कांग्रेस के सीनियर एमएलए पंजाब वंश ने हुक्मरान पार्टी को निशाना बनाते हुए दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम गांधी की बात करते हैं और दूसरी तरफ गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे का मुजस्समा नस्ब किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी लंबी रिपोर्ट है लेकिन इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के एक रुकन असम्बली की जानिब से आरएसएस का और बीजेपी का ताल्लुक नाथूराम गोडसे से ना होने की बात करते हुए ये खबर सुर्खियों में आ गई। और अब हकीकत क्या है आप जानते ही हैं कि अब तो उनकी मूर्तियां भी बनानी जाने लगी हैं और मंदिर भी बनाए जाने लगे हैं और तारीख से गांधी को हटा करके नाथूराम गोडसे को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी आइए सत्यपाल मलिक ने किसानों से अपील की है कि अब वो खुद जो है अपनी हुकूमत बनाएं, अपनी पार्टी बनाएं, इलेक्शन लड़ें। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किसानों से यकजा होकर अपनी हुकूमत बनाने की अपील की। राजस्थान के चौरो ज़िले के सरदार शहर कस्बे में मंगल के रोज़ जाट तबके की जानिब से मुनक़िदा समाज जागृति शताब्दी महाउत्सव नामी तकरीब से खिताब करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा था कि किसानों को लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले के तौर पर सामने आना चाहिए, उन्हें यकजा होकर अपनी हुकूमत बनानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए मलिक ने 3 मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान 700 से ज़्यादा किसानों की मौत पर उनकी खामोशी पर सवाल उठाया। सत्यपाल मलिक ने तंज करते हुए कहा कि दिल्ली में मामूली हादिसा होने पर भी वज़ीर-ए-आज़म ताज़ियती पैगाम तहरीर करते हैं। तहम 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी लेकिन उन्होंने गम का इजहार तक नहीं किया। सत्यपाल मलिक ने इल्ज़ाम भी आयद किया कि जब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को किसानों के मसाइल से आगाह कराने की कोशिश की तो लोगों ने उन्हें खामोश रहने की सलाह देते हुए कहा कि उनकी कभी भी सदर या नायब सदर के ओहदे के लिए तरक्की नहीं की जाएगी, यानी कि उनको सदर बनाए जाने का लालच भी दिया गया अगर वो किसानों के तय उनके मसाइल को अगर नहीं उठाएंगे। उन्होंने दावा किया, मैंने उनसे कहा कि मैंने आला ओहदों पर काम किया है, अब मैं किसानों की खिदमत करना चाहता हूँ। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी किसानों के बीच में जाकर के किसानों से इस तरह मुतालबा और वो भी सत्यपाल मलिक की जानिब से होने की वजह से ये खबर सुर्खियों में आ गई। नाज़रीन गिरामी वोटों की गिनती में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला, ये गुज़िश्ता कल रात से हम देख ही रहे हैं। हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी पूरी तफसीलात आपके सामने रखे हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव की कॉल के बाद जहां एक तरफ स्ट्रांग रूम के बाहर एसपी कारकुनों का इज्तिमा देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के लीडर भारतीय किसान यूनियन
BKU के कौमी सदर और बालियान खाप के नरेश टकेत ने कहा है कि हर एक को 10 मार्च को अपने वोट की निगरानी करनी होगी। उन्होंने कहा कि देखना है कि जिसने जिसे वोट दिया था उसको मिलता है या नहीं। अगर किसी किस्म की धांधली से हालात ख़राब हुए तो उसकी जिम्मेदार इंतज़ामिया की होगी। वोटों की गिनती मुकम्मल शफाफियत के साथ की जाए। नरेश टकेत के साथ ज़िला भर के खाप चौधरी भी मौजूद थे। नरेश टकेत ने शामिली में MS के रोड पर वाक़ दफ्तर पर मुनक़िद मीटिंग में बात कही है। वैगैब नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो कुछ यूपी में हो रहा है वो आप लोग जानते हैं और हालात ख़राब होंगे अगर किसी भी तरह की कोई शक हुआ या धांधली होने की कोशिशें हुई या स्ट्रांग रूम में किसी भी तरह EVM से छेड़छाड़ होने की कोशिशें हुई। यही बात है कि वक्त से पहले ही 144 का निफाज कर दिया गया है। कल रिज़ल्ट आने के बाद अब देखना यह है कि जो है यूपी किसके हवाले होती है। नाज़रीन गिरामी, उधर आज़म खान की 85वीं मामले में दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनको रिहाई नहीं होगी, इसलिए कि मज़ीद 2 मामले अभी ज़ेर इल्तिवा हैं। वो जेल ही में रहेंगे। आज़म खान गुज़िश्ता 2 सालों से मुतअद्दिद मकामात में सीतापुर जेल में कैद हैं। अदालत ने जाल साजी के एक मामले में उनकी ज़मानत की अर्ज़ी मंजूर कर ली है, जबकि 19 दीगर 2 केस ज़ेर इल्तिवा हैं। इस तरह से मगर मज़ीद 2 केसेस को अगर हटा लिया जाता है, उनमें ज़मानत मिलती है, तो फिर उनकी रिहाई मुमकिन है, ये कहना है वकला का भी और दीगर लोगों का भी। नाज़रीन गिरामी, EVM से छेड़छाड़ तारीख़ की बात है, तारीख़ी बात है। इससे पहले कई तरह के मुतालबे बढ़े हैं। अब जैसे ही कल से जो कुछ हुआ और जिस तरह से वाराणसी में जो वीडियोस आए उसको लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे हुए, तो रवीश कुमार जो एक सीनियर सहाफ़ी है और मशहूर और बेबाक सहाफ़ी हैं, NDTV से जुड़े हुए, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा जिसमें बहुत सारे अहम तरीन जो है बातों को सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि साल 2009 में लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद BJP की वज़ारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार अडवाणी जी EVM के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। उसके बाद अडवाणी जी आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में साइडलाइन हो गए। संघ के नाम नहाद दानिश्वर और इंतखाबी तज़कियाकार GVL नरसिम्हा राव ने 2010 में EVM के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हुए किताब लिखी, जिसका इजरा उस वक्त के BJP के कौमी सदर नितिन गडकरी ने किया। उसके बाद नितिन गडकरी को दूसरी मुद्दतकार नसीब नहीं हुई, लेकिन सही लफ्ज़ों में लिखूं तो संघ की पूरी कोशिशों के बाद भी वो नसीब नहीं हुई। वजूहात कुछ और पेश की गई। आम आदमी पार्टी ने 2017 में पंजाब इंतखाब के बाद EVM पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के MLA सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा में सेशन के दौरान EVM को हैक करके दिखाया। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि किसी भी इलेक्शन से 2 घंटे पहले आप हमें तमाम EVM मशीनें दे दो और विधानसभा तो बहुत दूर की बात है, कोई एक सिंगल बूथ ही जीत कर दिखा दो। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। सौरभ भारद्वाज ने आज तक EVM के खिलाफ बात नहीं की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हैक करवाने का ड्रामा करना पड़ा, जिसमें उन्होंने सबको मदऊ किया कि कोई भी EVM को हैक करके दिखाए। इलेक्शन कमीशन ने शर्त बड़ी शानदार रखी थी, आपको EVM को हैक करना है लेकिन उसे हाथ लगाए बगैर। अब आप ही बताएं कि EVM को कोई आंख के इशारे से कैसे सेट करेगा। इस शर्त की वजह से कोई भी उसे हैक नहीं कर सका और EVM को पाक साफ करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर EVM में वीवीपैट लगाने का हुक्म दिया। अब वीवीपैट से पर्ची तो निकलती थी लेकिन गिनी नहीं जाती थी। उसके बाद फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने हर विधानसभा में कम से कम 5 बूथों की वीवीपैट स्लिप्स को EVM के साथ रैंडम तरीके से मिलाने का हुक्म दिया, जिसका किसी भी इलेक्शन की गिनती में या तो मिलान नहीं होता या फिर आखिर में होता है, तब तक हुकूमत बन जाती है और उम्मीदवार अहदेदारों के दबाव में आ जाते हैं। साल 2019 के इंतखाबात में 370 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोट आपस में नहीं मिले। 2019 की बात है। हंगामा मच गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइट से डाले गए वोटों की मालूमात ही हटा डाली। बदायूं लोकसभा सीट पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों का फ़र्क 25,000 वोटों से ज़्यादा था। SP उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, लेकिन उसके बाद इस मामले में क्या हुआ ना तो किसी को मालूम है और ना ही धर्मेंद्र यादव ने कभी उसका कोई जिक्र किया। अब मैं आपको EVM का सबसे क्लासिक केस बताता हूँ। अभी चंद माह कबल ही महाराष्ट्र के कानून साज अपनी असम्बली के स्पीकर और कांग्रेस के रहनुमा नाना पटोले ने कानून साज असम्बली के फ्लोर पर EVM के हवाले से एक बिल रखा था, जिसमें पास होना था कि महाराष्ट्र के किसी भी इंतखाब में EVM का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिल पास होने से पहले अगले ही दिन अचानक कांग्रेस ने नाना पटोले को महाराष्ट्र का रियासती सदर बना दिया और उन्होंने स्पीकर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बिल कहाँ गायब हो गया, यह आज तक मालूम नहीं हो सका। तकरीबन हर सियासी पार्टी का मानना है कि EVM की वजह से मुनसिफाना इंतखाब नहीं होते, फिर भी कोई सियासी पार्टी खुलकर इसकी मुखालिफत नहीं करती।
जब आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, जब आपको ईवीएम की मुसलसल निगरानी करनी पड़ती है, जब आपको हर इलेक्शन में ईवीएम की खराबी की शिकायत मिलती है, और जब कोई भी बटन दबाने पर कमल को वोट जाने की शिकायत मौसूल होती है, जब हर इलेक्शन में किसी ना किसी वक्त ईवीएम के बक्से कभी बीजेपी लीडर के होटल में, कभी बीजेपी लीडर की गाड़ी में, कभी ट्रक में मिलते हैं, तो फिर आप ईवीएम से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? ऐसा कौन सा दबाव है कि आप खुलकर ईवीएम की मुखालिफत नहीं कर पा रहे? वो कौन है जिसके दबाव में हम इस सिस्टम को अपनाए हुए हैं, जो अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक तक नहीं अपनाते? किसका प्रेशर है? इतना ही बता दो कि दबाव अंदरून मुल्क से है या किसी का है, या कोई बैरून मुल्क बैठा हुआ सब कुछ संभाल रहा है? ये सवाल करते हैं रवीश कुमार अपने ब्लॉग में, ये सारी चीज़ें पेश करते हुए, तारीख पेश करते हुए कि ईवीएम को लेकर के सवाल तो सब उठाते हैं लेकिन फ़ैसले कोई नहीं लेते, और जब बिल पास करने की बात आती है तो कहीं कहीं गुम हो जाता है, कोई कहीं उसका तस्करा ही नहीं करता। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि क्या वाकई में सऊदी अरब यूक्रेन के मामले में अमेरिका से बात करने से कतरा रहा है। असल में एक रिपोर्ट आई हुई है, इस बात का दावा किया गया है कि मुत्तहिदा अमेरिका में व्हाइट हाउस सदर जो बाइडन की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात के वलीअहदों के दरमियान यूक्रेन के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को रोकने के बारे में टेलीफोन बातचीत का बंदोबस्त करने में नाकाम रहा है अमेरिका। रोज़नामा वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि बहुत मशहूर अखबार है, उसके अमरीकी और सऊदी हुकाम के हवाले से अपनी खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस ने बाइडन की सऊदी वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अबू धाबी के वलीअहद प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन बातचीत का बंदोबस्त करने की कोशिश की। मज़कूरा बाला मुज़ाकरात का मकसद बाइडन की जानिब से वलीअहदों से बात करते हुए यूक्रेन के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत के मसाइल को हल करना और दुनिया में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाना था। ताहम मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस की दरख्वास्त पर दोनों ममालिक की जानिब से मनफी रद्द-ए-अमल मौसूल हुआ है। WSJ की खबर में कहा गया कि सऊदी अरब के हालिया अरसे में बाइडन इंतज़ामिया के साथ ख़राब ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि वो यमन में मज़ीद इमदाद, ईरान की मज़ीद हिमायत और सऊदियों के ख़िलाफ़ दायर करदा 2018 में सहाफ़ी जमाल खाशिक़जी के कत्ल के हवाले से मुक़दमात में मुलव्वस होना चाहते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो मुल्क कुछ महीने पहले अमेरिका की तरफ झुकाव था, उसकी बात पर नाच रहा था और उससे दूरियां इख्तियार कर रहा है, तो मतलब ये है कि अब थोड़ा अपना क़िबला बदला हुआ है सऊदी अरब। बहक नाज़रीन गिरामी, उधर जापान से खबर आ रही है कि जापान ने यूक्रेन को बहुत बड़ा इमदाद भेजा है। बशमूल बुलेट प्रूफ जैकेटों और हेलमेटों के दिफाई और इमदादी सामान यूक्रेन रवाना कर दिया गया। इमदादी सामान जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस SDF के कार्गो तैयारे 767 KC के ज़रिए भेजा गया। इत्तलात के मुताबिक इमदादी सामान से लदा तैयारा कल जापान की सूबे आइची की कोमा की एयरबेस से यूक्रेन के सरहदी हमसाया मुल्क पोलैंड के लिए रवाना हुआ है। इमदादी सामान में गर्म कपड़े, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद और खुराक शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन के क्या हालात बन रहे वो तो हम लोगों ने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में अलग अलग तस्वीर से आपके सामने रखा है, और अभी तक लगातार जो है हमले जारी हैं। नाज़रीन, तुर्की अब जो है अपना डिफेंस सिस्टम दूसरों को भी फ़रोख्त करने लगा है। इसका पहला खेप इस वक्त जो है फ़िलिपाइन पहुंच रहा है। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने फ़िलिपाइन को बरामद करदा T-129 अताक जंगी हेलीकॉप्टर हरबा गश्ती हेलीकॉप्टर की तरसील शुरू कर दी। अपने कैटेगरी में सबसे मौसर हमलावर हेलीकॉप्टर अताक ने बैरून मुल्क तवज्जो हासिल करने के अमल को जारी रखा हुआ है। तैयारी और टेस्ट मुकम्मल होने वाले 2 अताक हेलीकॉप्टर और मुतालिका सामान 2 ट्रांसपोर्ट तैयारों के जरिए फ़िलिपाइन भेज दिए गए। फ़िलिपाइन के साथ 6 हेलीकॉप्टरों का मुआहदा हुआ था। तोसाश की जानिब से जारी करदा बयान में वाज़ेह किया गया कि दीगर हेलीकॉप्टरों की फराहमी का काम मुख्तसर वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, साथ ही ये खबर भी आ रही है कि एर्दोगान ने रूस के अदीबों पर, फनकारों पर आलमी पाबंदी की वजह से भी वो मुश्तइल हुए हैं और इस सिलसिले में उन्होंने तनकीद की है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने रूसी अवाम, अदबियात और फनकारों पर पाबंदियों के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तुर्की कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के ग्रुप इजलास से खिताब में सदर एर्दोगान ने रूस यूक्रेन जंग पर बात की। खिताब में उन्होंने कहा कि मजलूम इंसानों की दीन, नस्ल और रंग की बुनियादों पर दर्जाबंदी करने वाली जहनीत का इंसानियत और तहजीब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगरबी दुनिया के माशरों के लिए ये लाजिम हो चुका है कि अपने माशरती वजूद में कैंसर की तरह फैली हुई नस्लियत परस्ती नामी इस बीमारी का एतराफ़ करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह यूक्रेन को बेयारद मददगार छोड़ना हमारे नज़दीक मज़मूम है, इसी तरह रूस के अवाम, अदबियात, तालिब इल्मों और फ़नकारों के ख़िलाफ़ मरदुम आज़ारी से मुशाबह पाबंदियों का इतलाक़ भी हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। जर्मनी में फ़िलार्मोनी आर्केस्ट्रा के हेड को सदर पुतिन का दोस्त होने की वजह से मुअत्तल किया जा रहा है। ये कैसी हिमायत है?
दूसरी तरफ इटली और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में दोस्तोस्कू की तसानीफ़ को ममनू करार दिया जा रहा है। मौजूदा दौर में ऐसी चीज़ों को देखना, ऐसे हालात से गुजरना हकीकी मानों में हम सियासतदानों को बहुत आज़ुर्दा कर रहा है। इस तरह का बयान इस वक्त जो है एर्दोगान ने सामने लाया है। बहगा नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।